आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण क्या है? जब हम इसके अर्थ पर चर्चा करते हैं तो आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार संबंध तत्व होता है। संबंध तत्व की समानता पर निर्भर भाषाओं का वर्गीकरण आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है। इसके विपरीत आकृति मूलक समानता के अतिरिक्त अर्थ तत्व की भी समानता रहती है, वह पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण कहलाता है। आज हम आकृति मूलक वर्गीकरण पर अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। ये आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। उनके नाम हैं क्रमशः अयोगात्मक और योगात्मक भाषा। अब बात आती है अयोगात्मक भाषा किसे कहते हैं। ऐसी भाषा जिसमें प्रत्येक शब्द अपनी अलग अलग सत्ता रखता है, दूसरे शब्दों के कारण उसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता। प्रत्येक शब्द को अलग अलग संबंध तत्व या अर्थ तत्व को व्यक्त करने की शक्ति होती है और उन शब्दों में परस्पर संबंध केवल वाक्य में उनके स्थान से ही पता चलता है। ऐसी भाषा अयोगात्मक भाषा कहलाती है। यदि हम हिंदी भाषा के उदाहरण के माध्यम से इसे समझें तो आपके सामने हम एक उदाहरण रखते हैं। मोहन ने सांप को लाठी से मारा। मोहन, सांप और लाठी अपना एक अर्थ रखते हैं। जब हमने इन्हें वाक्य में प्रयोग किया तो संबंध तत्व कारक चिन्ह नो को से के द्वारा उसका अर्थ जो हो रहा है वह है मोहन ने सांप को लाठी से मारा, अर्थात मारने वाला मोहन है, जिसे मारा है वह सांप है और जिससे मारा गया है वह लाठी है। पर यदि थोड़ा इसे अलग कर दें और सांप और मोहन की जगह बदल दें तो वाक्य होगा सांप ने मोहन को लाठी से मारा। शब्दों का अर्थ वही है पर वाक्य का अर्थ गड़बड़ा जाता है। सांप लाठी से मोहन को नहीं मार सकता। इस तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक शब्द की स्वतंत्र सत्ता है। वाक्य में उनका पद क्रम क्या है, इससे उनमें परस्पर संबंध का पता चलता है। बात यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट है, आपको समझ आ गई होगी। अयोगात्मक भाषाओं में यदि हम सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो वह चीनी भाषाओं के अंतर्गत मिलता है। इनमें प्रत्येक शब्द की अलग अलग भिन्न भिन्न स्थिति रहती है और किसी के प्रभाव से दूसरे में परिवर्तन नहीं होता। फिर बात आती है
शब्दों का परस्पर संबंध कैसे पता चलता है, तो वह पद क्रम से पता चलता है, जिसे हम यहाँ एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। नगो त नी, यह 3 शब्द है। आधा न और गो शब्द है नगो, दूसरा शब्द है त और तीसरा शब्द है नी। जब हम इन तीनों शब्दों को लिखते हैं तो इनका अर्थ होता है मैं तुझे मारता हूँ। परंतु यदि हम इनका स्थान परिवर्तन कर देते हैं और जो बादी बात का शब्द है नी, उसे हमने पहले रख दिया है, त को हम अपनी जगह रखते हैं और न को शब्द जो है उसे हम बाद में रख देते हैं। मतलब हमने तीसरे और पहले का स्थान परिवर्तन परस्पर एक दूसरे से कर दिया है। तो हमारे पास जो वाक्य होगा वो होगा नी त नको। इसका अर्थ हो जाता है तू मुझे मारता है। नगो तनी का अर्थ था मैं तुझे मारता हूँ, और जब नी त नगो कर दिया तो उसका अर्थ हो गया है तू मुझे मारता है। इस प्रकार संबंध तत्व का बोध अयोगात्मक भाषाओं में स्वतंत्र शब्दों से तथा पद क्रम से पता चलता है। अब बात आती है योगात्मक भाषाओं की। योगात्मक भाषाओं की क्या स्थिति है? इनमें संबंध तत्व अर्थ तत्व के साथ जुड़ा होता है, या कहना चाहिए जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व का परस्पर योग होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। सबसे पहले हम अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं पर चर्चा करते हैं। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में अर्थ तत्व के साथ संबंध तत्व जुड़ता है, पर दोनों की स्वतंत्र संता भी हमें पता चलती है। हिंदी के अंदर यदि हम देखें तो शिशु में हम त्व प्रत्यय जोड़ दें, उत में हम तम जोड़ दें, उत्तम हो जाएगा। शिशु में तो जोड़ा शिशुत्व हो गया। इसी तरह से अन्य शब्द होते हैं। अश्लिष्ट भाषाओं का यदि हम सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में देखें तो जो भाषा परिवार इस दृष्टि से सामने आता है वह है यूराल अल्ताई परिवार में तुर्की आदि भाषाएं। तुर्की का उदाहरण देखते हैं हम। तुर्की भाषा में सेव का अर्थ होता है प्यार करना, और इसी धातु से सेव में यदि कर दिया जाए तो होगा प्यार करवाना, और यदि सेव दीर्घ में कर दें तो अर्थ होगा प्यार करवाना। सेव इसमें कर दें तो होगा परस्पर प्यार करना। इस तरह उसमें अलग अलग शब्द बनते हैं। अब हम योगात्मक भाषाओं के दूसरे प्रकार श्लिष्ट भाषाओं के विषय में चर्चा करते हैं। इसके अनेक भेद माने गए हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, जिसे पूर्व अंत योगात्मक भाषा भी कहते हैं। पूर्व योगात्मक भाषाएं क्या हैं? ये कहाँ मिलती है?
तो पूर्व योगात्मक अश्लिष्ट भाषाएं अफ्रीका की बांटू परिवार की भाषाएं हैं। इसकी एक भाषा है काफिर भाषा। उसमें कू का अर्थ संप्रदान का माना जाता है। जैसे कू दी, इसका अर्थ होता है हमको, और कू नी कर दिया जाए, कू दी की जगह कू नी, तो उसका अर्थ हो जाएगा उनको। ये इस तरह से पूर्व योग करना ही भांटू भाषा की प्रमुख लक्षण या विशेषता मानी गई है। अब यदि हम अंत योगात्मक के उदाहरण के रूप में देखें तो यूराल अल्ताई और द्रविड़ परिवार की भाषाएं इस प्रकार की मिलती है। यूराल अल्ताई की तुर्की भाषा में सेवमेक, यजमेक हमने उदाहरण देखे हैं अभी। द्रविड़ भाषाओं में देखें तो सेवका होता है, सेवकान होता है। इसी तरह से कन्नड़ और मलयालम में भी इसके रूप होते हैं। वहाँ सेवका का सेवक रूप हो जाएगा, मलयालम में सेवकन मार रूप बनता है। कन्नड़ भाषा में यदि देखें तो बहुवचन के बोधक के रूप में र शब्द आता है और एक वचन के बोधक के रूप में न शब्द आता है। पूर्व योग तथा मध्य योग के रूप में यदि हम उदाहरण स्वरूप देखें तो प्रशांत महासागर के द्वीपों की भाषाएं इस प्रकार की मिलती हैं। इनमें प्रधान शब्द के पहले और बाद में या फिर शब्द दो अक्षरों का होता है तो मध्य में संबंध तत्व जुड़ जाता है। एक भाषा है मफोए, जो न्यू गिनी की भाषा है। यदि हम उसका उदाहरण देखें तो उसका उदाहरण है वह मनफ। इसका अर्थ होता है तू सुनता है, और वह की जगह यदि मनफ में हम ज जोड़ देते हैं, ज मनफ, तो हो जाता है मैं सुनता हूँ। और यदि ई जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है वह सुनता है। संथाली भाषा, जो मुंडा भाषाओं के एक प्रकार है, उसमें भी हमें इनके उदाहरण मिलते हैं। श्लिष्ट किसे कहते हैं? यह वह भाषा होती है जिनमें संबंध तत्व को जोड़ने के कारण अर्थ तत्व वाले भाग में भी कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, फिर भी संबंध तत्व की झलक मालूम पड़ती है। संस्कृत के कुछ शब्दों को हम देखें, जैसे नीति शब्द से नैतिक बन जाता है, वेद से वैदिक बन जाता है, इतिहास से ऐतिहासिक शब्द बनता है। और ये जो हमने इनमें प्रत्यय जोड़े हैं, इनसे इनका जो प्रारंभिक रूप था उसमें विकार उत्पन्न हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्लिष्ट भाषा को। प्रश्लिष्ट भाषा वह भाषा होती है जिसमें इस प्रकार योग होता है कि संबंध तत्व और अर्थ तत्व दोनों को अलग करना
असंभव सा प्रतीत होता है। जैसे संस्कृत के अंतर्गत देखें तो ऋजु शब्द से आर्जव शब्द बना है, उसमें से ऋजु निकालना बहुत कठिन है। शिशु शब्द से शैशव शब्द बना है। ये इस तरह से घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना कठिन प्रतीत होता है। प्रचलित भाषा में केवल एक अर्थ तत्व और एक या अधिक संबंध तत्वों का ही योग नहीं होता, वरन एक से अधिक अर्थ तत्वों का समास की प्रक्रिया से योग हो सकता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्रगण शब्द। यदि हम अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासियों की भाषा देखें तो वह अधिकांशतः इसी प्रकार की भाषा है। बात आती है आकृतिमूलक वर्गीकरण की निर्भरता किस पर है। तो आकृतिमूलक वर्गीकरण विविध भाषाओं में किसी एक लक्षण की प्रधानता पर निर्भर होता है। हिंदी, अंग्रेजी मुख्य रूप से अयोगात्मक भाषाएं हैं। चीनी का उदाहरण भी हमने इसमें देखा था। अयोगात्मक भाषाओं में और भी इस तरह की भाषाएं हैं, कन्नड़, काफिर, तुर्की। पर ऐसा नहीं है कि उनमें हमें श्लिष्ट के उदाहरण नहीं दिखाई दें। कहीं कहीं हमें इनमें श्लिष्ट के उदाहरण भी दिखलाई देते हैं।